होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। आज है 15 अक्टूबर। क्या 15 अक्टूबर। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हम देखें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज क्या है, इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं कुछ इश्यूज को लेके वो और ज्यादा इवोल्व हो चुके हैं। एक्सपेल कर दिया है एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको। ठीक है। तो इंडिया ने कहा है कि इसने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है और अपने हाई कमिश्नर को इंडिया ने भी वापस बुला लिया है। ठीक है। तो एक होती है एम्बेसी, एक होता है हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर कहाँ बोलते हैं हम, जो 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 कंट्रीज ब्रिटेन के कॉलोनी रही है वहां पे अगर हम डिप्लोमेट्स को मतलब क्या बोलते हैं, हाई कमिश्नर एम्बेसी ऑफिस को। और अदर्स में एम्बेसी बोलते हैं। तो देखिए, इंडिया रिलेशन जो कनाडा के हैं वो कब से स्टार्ट हुए हैं, एक हरदीप हरदीप सिंह निज्जार है। ठीक है। अब जो निज्जार हैं वो एक सिख प्रीचर हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में उनकी डेथ हो गई। तो जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिस ट्रुडेau, उन्होंने क्या बोला है कि जो ये डेथ हुई है ये इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हुई है। इंडियन गवर्नमेंट्स का इसमें, इनकी डेथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इन्होंने ही इसको मरवाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये जो हरदीप सिंह थे ये क्या है, खालिस्तानी प्रमोटर हैं। तो इंडिया ने फिर क्या किया इसके रिस्पॉन्स में, 21 सितंबर को वीजा जो सर्विसेज थी कैनेडियन सिटीजन की वो सस्पेंड कर दी। उसके बाद इंडिया ने रिज्यूम कर दी ई वीजा सर्विसेज। और उसके बाद कनाडा अरेस्ट 4 इंडियन नेशनल सस्पेक्टिंग देम ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन निजार किलिंग। तो कनाडा ने क्या किया, मई 24 में अरेस्ट कर लिया 4 इंडियन नेशनल को कि उनका रोल है किसकी डेथ में, हरदीप सिंह निज्जार की डेथ में। तो ये पूरा इश्यू है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टॉपिक पे काफी ज्यादा स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्सी है इंडिया और जो कनाडा है उसके बीच में। ठीक है। तो कनाडा देख लेते हैं एक बार वर्ल्ड मैप में। कनाडा, तो ये कनाडा कंट्री है। इसके अंदर जैसे इंडिया में स्टेट ऐसे ही इसमें टेरिटरीज हैं। ये ब्रिटिश कोलंबिया टेरिटरी अगर कोई पूछे तो वो कहाँ है, कनाडा में है। ओंटारियो, क्यूबेक, मोन्टेबा, तो ये सारे कनाडा में है। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये करंट है। न्यू फाउंडलैंड करंट, लेब्राडोर करंट हम देखते हैं तो वो भी कनाडा में है। नोवा स्कोटिया, ये रही नोवा स्कोटिया, ये जगह कहाँ है, कनाडा में है। तो कनाडा है जो यूएस के साथ बाउंड्री टच कर रहा है एक साइड से, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो इधर ये क्या है, अलास्का वाला रीजन है। ये यूकोन रिवर है, ये यूकोन रिवर है जो कनाडा से जा रही है। हडसन बे, ये हडसन बे है। ये बैफिन बे है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में ही। तो ये कनाडा है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूएसए का अलास्का है इधर साइड, इधर साइड ये यूएसए हो गया। लेब्राडोर सी, ये लेब्राडोर सी है। ये जगह है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ये मतलब पानी आता है तो इनका अलग अलग नाम रख दिया, वो करंट ये दोनों जब मिलते हैं तो ये पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ये बफर्ड सी है। ये फिर अलास्का से ऊपर रसिया आ गया। ये आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कनाडा के बारे में भी। तो नाउ लेट्स प्रोसीड। इन्फ्लेशन है जो वो सितंबर में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा हाई फूड प्राइस है, मतलब सर्ज हुए हैं, सबसे ज्यादा हाइक हुआ है फूड प्राइस में। ठीक है। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड, इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है वो कौन करता है,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 3 मेंबर गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि क्या नाम है उनका? शशिकांत दास। ठीक है। ये क्या डिसाइड करती है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और इन्फ्लेशन, ये कब बनी थी? 2016 में बनी थी। किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी? उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये क्या डिसाइड करती है? इन्फ्लेशन 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए, बिटवीन 4 ± 2। ठीक है। अगर इससे ऊपर चला जाता है कॉन्टिन्यूसली 3 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को रीजन देगी इसका। ठीक है। तो दिस वन was about monetary policy. Now let's proceed further. उसके बाद क्या? यूपी में वोइलेंस हुई है ब्रेच डिस्ट्रिक्ट का कोई, तो वहां पे इंटरनेट सस्पेंशन कर दिया गया है। एन आइडल ऑफ गोडेस दुर्गा, जो गोडेस दुर्गा है उनकी जो मूर्ति है वो पानी में मतलब कि सिंक कर दी गई है, इन द वाटर ऑफ कुकाई। क्यों की जाती है ये? जब दुर्गा पूजा फेस्टिवल का एंड हो जाता है भुवनेश्वर में, तब ये की गई है। तो उसके बाद है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जब फायर क्रैकर पे बैन करने के लिए, और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है ये अभी देख लेते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? इमरजेंसी मेजर है क्या ये? इसको अप्लाई कौन करता है? CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया। ठीक है। वो अप्लाई करता है इसको, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। ये क्या है? सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर, जो हमें एयर क्वालिटी उससे नीचे ना जाए। तो एक लिमिट है, उससे नीचे अगर चली जाए तो ये हमें मतलब अप्लाई करने पड़ते हैं मेजर, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे ना जाए। 2016 में ये अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। किस केस में? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये नोटिफाई कब किया गया? 2017 में। इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? CAQM के द्वारा। CAQM से पहले इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी क्या थी? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है। EPCA को डिजोल्व कर दिया गया और CAQM आया। तो जो CAQM है वो एयर क्वालिटी और मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एयर की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। पूर एयर जो क्वालिटी है वो 201 से मतलब कि कहाँ तक होती है? 201 से 300 तक पुअर एयर क्वालिटी स्टेज 2 में आती है। 301 से 400 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो भी आती है। उसके बाद क्या है? स्टेज 3 स्टेज 4 ऐसे ही करके हैं ये सारे। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारे हम मेजर ले रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, स्मोक टावर, टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, BS6 व्हीकल, न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, टर्बो हैप्पी सीडर, जो वो नहीं करते हैं पैडी के बाद जो उसमें वो बच जाता है, तो उसको उसके लिए मशीन होती है हैप्पी सीडर। एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, सफर बोलते हैं जिसको। डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एयर, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर एक्ट 1981, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो इसमें सिलेंडर दिए जाते हैं, गैस सिलेंडर। तो ये सारा था। आगे चलते हैं। कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये क्या है?
आर्टिकल 330 ए, 323 ए और 323 बी में कैट का प्रोविजन है। जो कैट है वो पार्ट 14 ए में 42nd अमेंडमेंट 1976 से इंसर्ट किए गए हैं। इसमें कोई भी एम्प्लॉइज अगर उनको लगता है कि उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो वो कैट में अपनी अपील डाल सकते हैं। तो इजराइल ब्रूटैलिटी इन गाजा, इंडिया पिन ड्रॉप साइलेंट। अब जोया हसन ने ये आर्टिकल लिखा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या है, प्रोफेसर भी हैं। तो अब जो इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि इजराइल जो है वो कंटिन्यूअसली गाजा पे अटैक कर रहा है। स्टार्टिंग में तो वैसे हमास ने किया था। एक बार मैप देख लेते हैं। देखो, ये 4 मैप हैं, ध्यान देखना। स्टार्टिंग में ना जो ये ग्रीन वाला एरिया है, ये सारे पैलेस्टीनियन का एरिया था, और जो ये लाइट ब्लू वाला है, यहाँ कौन थे? यहाँ जूज लोग थे। विद इन टाइम पीरियड ये ग्रीन पैलेस्टीनियन इतने रह गए और जूज इतने बढ़ गए। पैलेस्तीन के पास ये रह गया, ये रह गया। गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में भी ये बहुत कम हो गए। ठीक है। तो मतलब कि जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, ये देखो फिर से मैप में, ऊपर लेबनान है, उसके बाद सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, गाजा है। तो गाजा कहाँ है? ईस्ट साइड में है, और यहाँ वेस्ट, इसराइल के वेस्ट में क्या है? जेरूशलम है। सॉरी, वेस्ट में गाजा है, ईस्ट में वेस्ट बैंक है। तो ये है, जॉर्डन है ये। इसराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी है। ये और ज्यादा अच्छा मैप आ गया। तो ये डेड सी है इसराइल और जॉर्डन के बीच में। ये जॉर्डन रिवर है, ये यहाँ से जॉर्डन रिवर आती है। ये जेरूशलम है, जिसको इसराइल की कैपिटल भी बोला जाता है, बिल्कुल वेस्ट बैंक के पास। तो ये राफा क्रॉसिंग है, राफा क्रॉसिंग भी मैप में थी, इजिप्ट और गाजा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा और डीप मैप आ गया। जैसे हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट काफी न्यूज में है। ठीक है। तल अवीव, तल अवीव ये रहा बिल्कुल। तो ये भी एक सिटी है वहाँ। तो इस तरह से तल अवीव ये दिखा रखा है। ये मेडिटेरियन सी है इसके इधर साइड। तो अब बात क्या है? देखो, ये वही से मैप फिर से आ गया। 1947 में इतने यहाँ पैलेस्टीनियन थे और ये जू पॉपुलेशन थी। 1947 के पार्टीशन के बाद ये पैलेस्टीनियन इतने रह गए, फिर इतने रह गए, फिर ये रह गए। ठीक है। तो इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं पूरे को, जिसमें इजिप्ट है, इजराइल है और ये सब चीजें हैं। ठीक है। सी ऑफ गैलीली, ये सी ऑफ गैलीली है। और ऊपर गोलन हाइट है सीरिया की तरफ, ये क्या है? गोलन हाइट। ये गोलन हाइट है, ये सी ऑफ गैलीली है। ये देखो, ये सी ऑफ गैलीली है। तो इस तरह से अब आर्टिकल में बोला गया है कि इतना सारा जिनोसाइड हो रहा है गाजा में, लेबनान में, इंडियन की जो गवर्नमेंट है वो चुप्पी क्यों साधे हुई है? ये जो रिस्पॉन्स है, ये इंडिया स्टार्टिंग में एंटी कॉलोनियल जो पावर थी उनको साथ में लेके चल रहा था, इसलिए इंडिया नाम का भी मेंबर था। इसलिए इंडिया स्टार्टिंग में पैलेस्तीन को सपोर्ट करता था। ठीक है, कि उनको भी अपना स्टेट मिलना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे, आज के टाइम पे इंडिया जो है, इंडिया में अगर कोई प्रोटेस्ट भी करे कि पैलेस्तीन में मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, इसराइल गलत कर रहा है, उनके ऊपर केस लगा दिया जाता है या उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कौन बोल रहा है? राइटर बोल रही है। ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया? एंटी कॉलोनियल पावर की बजाय क्या किया? अब मतलब अपना स्टांस इंडिया चेंज कर रहा है। क्यों? इंडिया के जो रिलेशन है पैलेस्तीन को बैक करने के बजाय इंडिया ज्यादा फोकस किस पे करने लग गया है? इजराइल पे। इसका एक रीजन भी है, इंडिया में जो पार्टी अभी रूलिंग है वो राइट विंग पार्टी है।
राइट विंग आइडियोलॉजी वाली, तो जो कि मोस्टली सपोर्ट करती है हिंदू रिलीजन को। हिंदू रिलीजन को जब वो सपोर्ट करती है तो पैलेस्तीन में जो है अथॉरिटी वो क्या है, मुस्लिम है। जब वो मुस्लिम है तो एक रीजन ये भी दिया जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी की अपीजमेंट के लिए, कि क्यों ही हम उनको सपोर्ट करें। दिस कैन बी द वन ऑफ द रीजन। तो चलो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन सिविल सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं कर रही। क्यों? ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो एंटी इंपीरियलिज्म में अब नहीं है। हम क्या चाहते हैं, ना ही हमारा डेवलपिंग वर्ल्ड में है, हमारा फोकस है यूएस के ऊपर। यूएस से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना को टैकल करने के लिए, और हम चाह रहे हैं यूएसए के साथ हमारे और ज्यादा क्लोज रिलेशन हो। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया की जो मिडिल और अपर क्लास है वो भी इंडिया को ग्लोबल टॉप मोस्ट स्टेट में देखती है, एज कंपेयर टू कि हम डेवलपिंग वर्ल्ड में ही रहें। तो ये रीजन है कि मतलब हम सपोर्ट नहीं कर रहे पैलेस्टीनियन कोज को, सिविल जो सोसाइटी है वो सपोर्ट नहीं कर रही। तो इससे क्या है, हम इग्नोर कर रहे हैं कॉलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन की जो कन्फ्लिक्ट है उसको। तो अब मेन चीज क्या है, हमास ने जो अटैक किया था, ये जरूरी नहीं है कि मतलब अ, हम ये नहीं देख रहे कि जो इजराइल है वो क्यों अटैक कर रहा है। इजराइल को एक सिर्फ एक्सक्यूज मिल गया है। क्या एक्सक्यूज मिला है इजराइल को, कि सबसे पहले हमास ने अटैक किया था इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है, इंडिया भी हमेशा टू स्टेट सॉल्यूशन प्रपोज करता है इसके लिए। डी हाइपिनेशन की हम पॉलिसी को फोकस करते हैं। बट हमारी इजराइल के साथ इतनी ज़्यादा टाइज हो चुकी हैं, क्योंकि इजराइल के साथ टेक्नोलॉजिकली, डिफेंस, कॉमर्शियल, इवन इन कारगिल वॉर में इजराइल ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो हम इजराइल के अगेंस्ट नहीं जा रहे, और यूएस के साथ हमारी काफ़ी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। तो जो मासिव वॉयलेंस है इजराइल का पैलेस्तीन के ऊपर, काफ़ी शॉकिंग है। अगर हमने अभी भी इजराइल को मतलब ह्यूमैनिटी और इन सब के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया तो ये काफी मतलब कि एक डेंजरस होगा रिजल्ट इसका। तो अगर इफ, ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज एज इफ द मोरल आर्किटेक्चर ऑफ लिबरलिज्म एंड ह्यूमन राइट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। सोशल मीडिया और ये सब भी फोकस नहीं कर रहे, तो हम बोल सकते हैं कि मोरल जो आर्किटेक्ट हैं लिबरलिज्म के और ह्यूमन राइट के, वो भी हैं ही नहीं वर्ल्ड में। ठीक है, आरबीआई के ये आर्टिकल हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। आरबीआई में जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.5 ही रखी गई है। उसको 0.5 से मतलब कम लेके आने की बात हो रही थी, लेकिन अब नहीं करेंगे इसको। क्यों? अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दी, मुझे बताओ, अगर ये 6.5 की जगह 6 कर देते तो क्या होता? मतलब इंटरेस्ट रेट मतलब कि 6% पे बैंकों को पैसा मिलेगा, कम पे मिलेगा तो बैंक आगे भी कम पैसे पे ही मतलब लोन पे कम इंटरेस्ट लेंगे, तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन को हमें क्या करना है, काउंटर करना है। तो इसलिए हमने ये नहीं किया, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाई। तो गिग वर्कर, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, सोशल सेफ्टी नेट होना चाहिए गिग वर्कर के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने क्या किया है, एक ड्राफ्ट किया है कि गिग वर्कर को भी जो सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, हेल्थ की, इंश्योरमेंट की, इंश्योरेंस की, और रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट सेविंग्स जो होती हैं, उसमें गिग वर्कर को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो उनकी इनकम है उसका 1-2% वो उनकी उसमें जो फंड है वो उसकी स्कीम के अंदर उनकी सैलरी थोड़ी सी काटी जा सकती है और उसमें वो इंक्लूड होता जाएगा। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि वो गिग वर्कर की जो डेफिनेशन है और माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन है उसको भी रिवाइज करे और उसको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाए। तो इससे जो ये लेजिस्लेशन है, ये वेलफेयर बोर्ड बनाएगा, एक फंड क्रिएट करेगा सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर की। तो इसमें क्या होगा, ऑल गिग वर्कर को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और 14 डे नोटिस। ठीक है, अगर कोई भी जॉब अगर छोड़ रहे हैं वो कहीं से, मान लो कोई जोमेटो का गिग वर्कर होते क्या है, जो टेम्परेरी तौर पे काम कर रहे हैं, मान लो कोई जोमेटो में काम कर रहा है
ओला उबर में काम कर रहा है, तो अगर वो उस जॉब को छोड़ रहे हैं तो उसको 14 डे पहले नोटिस देना पड़ेगा, वैलिड रीजन। ठीक है, या फिर कंपनी उसको टर्मिनेट कर रही है तो कंपनी को भी देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मॉडल आएगा, सो दैट गिग वर्कर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, जो एग्रीगेटर कंपनी है जो एम्प्लॉय करती है गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर को, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस पोर्टल पे उन वर्कर्स का। तो लेबर मिनिस्ट्री का जो ई श्रम पोर्टल है, कौन सा ई श्रम पोर्टल, तो वो उन सब पे उनको क्या मिलेगा, मतलब ई श्रम पोर्टल पे उनको क्या मिलेगा, वो इलिजिबल हो जाएंगे ई श्रम पोर्टल पे। किसके लिए, ये सारी जो बेनिफिट की स्कीम है, इंश्योरेंस, इन सब के लिए। लेबर कोड लेके आ गया था पहले ना, 29 लेबर लॉ थे, उन चारों उन सभी को सिंप्लीफाई करके सिर्फ 4 लॉ बना दिए गए लेबर के, 4 लेबर कोड 2020 में। ठीक है, नेम क्या था, वेज के ऊपर था, एक सोशल सिक्योरिटी के ऊपर था, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर था, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर था। ठीक है, तो इसमें लेकिन गिग वर्कर को डिफाइन ही नहीं किया गया, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को सिर्फ एक में, सोशल सिक्योरिटी वाले में बताया गया। ठीक है, तो गिग वर्कर और जो प्लेटफॉर्म वर्कर था उनको इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर माना गया। और कोड प्रोवाइडेड फॉर द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर लाइक इनफॉर्मल वर्कर गिग वर्कर ओट टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर ई श्रम पोर्टल थ्रू सेल्फ डिक्लेरेशन। तो गिग वर्कर को सेल्फ ई श्रम पोर्टल पे अपने आप को वो क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो गिग वर्कर की डेफिनेशन का इशू हुआ था सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 से, उन्होंने ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से गिग वर्कर को बाहर रख दिया था। ठीक है, तो उसी वजह से तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तभी से, क्योंकि बहुत सारे जो गिग वर्कर हैं बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो गिग वर्कर को एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर की डेफिनेशन से बाहर निकालना, उसको फिर से उसके अंदर हमें लेके आना पड़ेगा। It is a deliberative ploy on the part of aggregator to demystify employment relationship in gig and platform economy such that application of existing labor law get preempted. In a gig economy, employment relation remain ambiguous and worker are categorized as independent worker or contractor. मतलब कि गिग इकोनॉमी में वर्कर को इंडिपेंडेंट और एम्बिगुअस ट्रीट किया जाता है। तो अगर ये हम करते हैं तो फिर मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है, फिर कैसे ये सारी जो स्कीम्स हैं उनका ये फायदा उठा पाएंगे। तो सोशल सिक्योरिटी जो कोड है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है, तो रियल एम्प्लॉयमेंट नहीं बताता वो गिग वर्कर को। तो एक ह्यूज डिफरेंस है जो एंटाइटलमेंट दिया जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल जो जॉब होती है वर्कर की, जो गिग वर्कर नहीं होते, जो परमानेंट एम्प्लॉय टाइप लगा लो, उसमें 26 वीक की पेड लीव दी जाती है जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये गिग वर्कर को नहीं कवर करेगी। तो सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है, मैटरनिटी बेनिफिट है, कैश बेनिफिट भी होता है वहाँ 5,000 से 10,000 रुपए। ठीक है, अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट देयर इज ए कैश बेनिफिट सच एज 5 to 10,000 गिवन टू रजिस्टर्ड इनफॉर्मल वर्कर। अगर रजिस्टर्ड है तो उसको दिए जाएंगे। जो इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, काफी ज्यादा क्लियर इविडेंट है उनके बीच में जो डिफरेंस है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 क्या प्रोवाइड करता है गिग वर्कर को, सर्टेन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बट नॉट इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी। इंस्टीट्यूशन वाली सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता, बस कुछ करता है। मिनिमम वेज प्रोटेक्शन जो है मिसिंग है गिग वर्कर के लिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, ये सब अप्लाई नहीं होते गिग वर्कर के। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में गिग वर्कर को इंक्लूड भी नहीं किया गया, ना ही वो कवर्ड है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में। तो जो कॉर्नर स्टोन है जो उनके प्रोटेक्शन का लेबर लॉ में, वो एक्सप्लिसिट एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, दिस इज व्हाट नॉट डिफाइंड फॉर गिग वर्कर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड इन रिसेंट टाइम इन स्टेट्स सच एज राजस्थान एंड कर्नाटक आल्सो सफर फ्रॉम पर्टिकुलर लैकुना। मतलब कि कुछ इनके लिए लेजिस्लेशन लेके आए गए, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा लैकुनास या कमी है। लैकुना मतलब कमी। कोर इशू क्या है, यूनियन मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्या सीरियस है प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ गिग वर्कर कंट्री में। ठीक है, तो उन्हें डिफाइन करना चाहिए गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर को एक्सप्लिसिटली। ठीक है, wheel of credit so called aggregator and recognizing aggregator as an employer and reclaiming explicit employment relation in gig worker as a key factor। an important precedent क्या है, रूलिंग यूके सुप्रीम कोर्ट, द यूके के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उबर केस 2021 में हुआ था। उन्होंने बोला कि मतलब कि जो उबर ड्राइवर है वर्कर है, उबर आस्क्ड टू ऑनर द प्रिवेलिंग लेबर लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, कि उसको परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करो।
वन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्लियरली अगर डिफाइन हो जाती है तो गिग वर्कर को भी जो 4 लेबर कोड्स हैं उनके लिए फिर सेपरेट लेजिस्लेशन की जरूरत ही नहीं है। तो वेलफेयर मॉडल जो सजेस्ट किया गया मिनिस्टर ऑफ लेबर के द्वारा, उसमें मतलब कि लिमिटेड इफेक्टिवनेस ही दिखाता है वो भी, ठीक है। मतलब कि जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हुए, उनको इनफॉर्मल कैटेगराइज किया गया है, ना कि फॉर्मल। तो क्लैरिफाई करके एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कि गिग वर्कर कौन कौन है और उनको फॉर्मल दिखा के, तभी उन 4 कोड में जो 4 सोशल सिक्योरिटी कोड है उन्हीं से उनको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो इंटायर लेबर कोड है वो डिजाइन किया गया है सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट लॉ फॉर स्पेसिफिक वर्कफोर्स सेगमेंट अंडर दिस goal, this the key is to recognize the employment relationship in gig worker. Once this is addressed, the rest will be follow. अगर ये एड्रेस किया जाता है तो रेस्ट मतलब सही होगा। कोरियन जो राइटर हैं उनको क्या मिली है, कोरियन जो राइटर हैं उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है। तो ये पहले आ चुकी है न्यूज, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चिल्ड्रन को सेफ गार्ड कैसे किया जा सकता है। अब ना एक केस आया था कि जो पोर्नोग्राफी है, चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई पोर्नोग्राफी या फिर मतलब ऐसे वीडियो देख रहा है, तो वो भी जो पोस्को एक्ट है उसके अंडर उसको भी क्रिमिनल माना जाएगा। ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने स्टार्टिंग में इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको क्रिमिनल माना जाएगा, ठीक है। तो CEASM, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल, CSEAM, ठीक है। तो अब चाइल्ड को कैसे बचाया सकता है, मतलब और ज्यादा क्या फर्दर हम स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो साइबर क्राइम है वो डिफाइन होना चाहिए एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली और एक्सप्लिसिटली कि क्या इसके अंडर में आएगा। इकोनॉमिक क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो इमर्जिंग आजकल के जो क्राइम है, डिजिटल क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, जो चाइल्ड ट्रैफिक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है, ये सब। AI जनरेटेड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल जो मतलब सिचुएशन उनकी रॉन्ग हो जाती है, तो ये सारी। तो लीगल अमेंडमेंट रिक्वायर है, इसके लिए हमें CSEM को इंक्लूड करना पड़ेगा। AI जनरेटेड जो है डीप फेक, इन सब में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा सो दैट हम इन क्राइम को भी इंक्लूड कर सकें। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म वो भी अकाउंटेबल है CSEM के लिए। CSEM बार बार यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, ठीक है। तो चाइल्ड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी इसके लिए क्या अकाउंटेबल है। जजमेंट है इंटरमीडिएटरी रिपोर्ट सच एज कंटेंट टू लोकल पुलिस एंड अथॉरिटी। थर्ड क्या है, इंडिया शुड एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए। फोरेंसिक लैब होनी चाहिए उसके अंदर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, सो दैट हम जो ये क्राइम है इनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें और एक इनका जो इंडियन IP एड्रेस है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इन सब के साथ मिलकर हम क्या कर सकें, इनको अच्छे से हैंडल कर सकें। इंडिविजुअल को भी मतलब कि प्रोसिक्यूट करना चाहिए, सर्च करना चाहिए कि कौन ये डाउनलोड कर रहा है ऐसी ऐसी चीजें, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बॉर्डरलेस रिस्पॉन्स, बॉर्डरलेस जो क्राइम है मतलब कि जैसे US से कोई हैक कर रहा है या फिर कोई भी साइबर क्राइम है, ये सारे बॉर्डरलेस रिस्पॉन्स बोले जाएंगे। तो हमें एक वर्ल्ड लेवल पे भी एक ऐसा डाटाबेस तैयार करना चाहिए सो दैट फाइनेंशियली सब कंट्रीज मिलकर इसमें वो कर सकें, अच्छे से इसको इश्यूज को और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। वाटरसाइड मूवमेंट ऑफरिंग ए ब्लूप्रिंट फॉर हाउ नेशन कैन कुड बोल्ड एंड डिसीजन action to safeguard children when fully implemented. It has potential not only to transform India approach but also to powerful global precedents in the fight against the child exploitation. आगे चलते हैं। सैमसंग के जो वर्कर हैं उन्होंने यूनियन करके स्ट्राइक कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस था BR सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपहेल्ड किया था राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। किसके अंडर में है वो, फंडामेंटल राइट के पार्ट 1C में है, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट में रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, उन्हें डिफाइन किया था हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्ट ट्रेड यूनियन एक्ट। उन्होंने क्या दी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर टू इनेबल कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियन किसको बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर को। राइट टू स्ट्राइक लेबर इज ए लीगल राइट रिकॉग्नाइज विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये था। तो इस तरह से आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज थी ये थी। आगे चलते हैं। स्टबल बर्निंग पे हम बहुत बार कर चुके हैं। होलसेल फूड लिफ्ट 9.5%। एक तो होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एक होता है होलसेल GDP डिफ्लेटर।
होलसेल का मतलब क्या होता है? जब जहां प्रोडक्शन होता है वहां से होलसेलर, होलसेलर है ये बड़ा दुकानदार जिसके पास बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ प्रोडक्शन है फैक्ट्री, यहाँ से ये जिस रेट पे उठाता है इसको बोलते हैं होलसेल। अगर यहाँ से रेट बढ़ गया, पहले ये 10 करोड़ में उठा रहा था, अब ये 20 करोड़ में उठा रहा है, तो मतलब होलसेल जो प्राइस है वो बढ़ गया, मतलब कि इन्फ्लेशन ऐसे काउंट करते थे। लेकिन फिर हमें क्या कहा कि भैया लास्ट में तो जो कंज्यूमर है वही करते हैं ना, कंज्यूम परचेज करते हैं होलसेलर से। होलसेलर से कहाँ आता है? रिटेलर पे। रिटेलर से कहाँ आता है? कंज्यूमर पे। तो हम रिटेलर से ही करते हैं। तो कंज्यूमर को कितने में मिला? कोई चीज 10 रुपए की मिल रही थी, अब 20 की मिल रही है, तो हमने निकाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन किस बेस पे मेजर की जाती है इंडिया में? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। बैंक मस्ट राइड ऑन एआई एंड बिग टेक्नोलॉजी एडवांटेज, नोट द अदर वे। बैंक्स को इन सबका फायदा उठाना चाहिए, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बोला है। शक्तिकांत दास। लेबनान इजराइल में लड़ाई चली रही है, यूएन पीस कीपर के ऊपर भी अटैक हो गया, तो गुटेरेंस ने वो इजराइल को वार्निंग दी है। इकोनॉमी नोबल ऑन वेल्थ इनइक्वालिटी पे, इकोनॉमी का नोबल मिला है 3 लोगों को, तो वेल्थ इनइक्वालिटी पे। ये 3 लोग कौन कौन है? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी वाज अवार्डेड ऑन मंडे टू टर्किश अमेरिकन डायरेक्टर एक्मोलोगू, ब्रिटिश अमेरिकन सीमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। एक्मोलोगू, सीमन जॉनसन और रॉबिन, इनको मिला है। इनइक्वालिटी बिटवीन नेशन, इनइक्वालिटी कैसे होती है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम है उनको एग्जामिन करके यूरोपियन कंट्री कॉलोनाइजर है, इन तीनों ने डेमोन्स्ट्रेट किया रिलेशन सोसाइटल इंस्टीट्यूशन और प्रोस्पेरिटी के बारे में। रिड्यूसिंग द वास्ट डिफरेंसेस इन इनकम बिटवीन कंट्री ऑफ वन ऑफ 4 टाइम ग्रेटेस्ट चैलेंजेस, तो इन्होंने ये किया है। सोसाइटल इंस्टीट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये सब इन्होंने बताया। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की काफी जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीज है ये कीवर्ड। तो इस तरह से गाइज आज का हमने न्यूज़पेपर डिस्कस किया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।